कि लालच से या प्रेशर से लोग जो हैं अपनी अपनी पार्टी, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिसमें बड़े पद पर रह चुके हैं, सब पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। 10-20 MLA खरीद लेना, तोड़ देना, ये देश में हो रहा है, बहुत लगातार हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो है जमहूरियत के लिए बहुत ख़तरनाक है। 21 साल के पहले लड़की की शादी नहीं कर सकते। 18 साल की उम्र का आदमी सरकार बना सकता है। 18 साल की उम्र में लिविंग रिलेशन में लड़के लड़कियां एक साथ रहें जा करके, और उसमें जो भी हराम खोरी चाहे करें, चाहे बच्चे पैदा कर दें, वो चलेगा। लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं तो मैं समझता हूँ ये संविधान के खिलाफ है। इस देश का संविधान खतरे में आ चुका है। संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सरकारी कंपनियों को बेच दिया जा रहा है, रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है, एयर इंडिया बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिया जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग का सौदा हो रहा है, देश कर्ज में डूबता जा रहा है। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि देश के एक एक लोगों को इस पर चिंता जाहिर करना चाहिए। तो मतलब यहाँ दो तरह कानून, यही तो मैं कह रहा हूँ, संविधान सबको एकता देता है, सबको सुरक्षा देता है, लेकिन सरकार जो है मुस्लिम हिंदू के नाम पर देश को बांट रही है। नमस्कार, मैं हूं अनिल। आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता अबू आज़मी साहब से। वे संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा लेकर और यात्रा को लेकर कल नागपुर से विदर्भ के दौरे पर निकले हैं। आज वे अमरावती में हैं। अमरावती में उनकी पब्लिक मीटिंग होगी। आज उन्होंने अमरावती में दोपहर को विश्राम गृह में प्रेस से बात की। हम बात करते हैं सीधे अबू आज़मी साहब से। सब नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। लोकसभा चुनाव में क्या लगता है 2024 के क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि लोग पार्टियां छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं जी। अब उस वक्त तक कितने भाग जाते हैं, कितने बचते हैं, तो मेरे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब इस तरह की परिस्थिति तो कभी पहले थी नहीं कि लालच से या प्रेशर से लोग जो हैं अपनी अपनी पार्टी, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिसमें बड़े पद पर रह चुके हैं, सब पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। अब मैं सिचुएशन क्या होगी मैं समझ नहीं सकता हूँ। क्यों भाग कर जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, क्या बता सकता हूँ मैं। देखिए, मैंने कहा ना, प्रेशर हो सकता है या डर हो सकता है या लालच भी हो सकता है। तो आजकल जो है लोगों को तोड़ के दूसरी पार्टी ले चले जाना, पार्टी तोड़ देना, तो ये सब एक आम बात हो चुकी है। जहाँ भी 2, 5, 10 MLA से कहीं सत्ता में नहीं आए तो 10-20 MLA खरीद लेना, तोड़ देना, ये देश में हो रहा है, बहुत लगातार हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो है जमहूरियत के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो आप तो इसका शिकार नहीं हुए हो, आप पर भी दबाव डालने की कोशिश की गई थी। अक्टूबर 2023 में आपको इनकम टैक्स से बहुत सारी नोटिस भेजी गई थी, कई बेनामी संपत्तियों से आपको अटैच किया गया था। फिर भी आप में ऐसी क्या निर्दयता कि 68 वर्ष की उम्र में भी आप निकले हो झंडा लेकर, संविधान बचाओ का नारा लेकर? देखिए, हमारा कोई, हम किसी पार्टी से हमारा पर्सनल झगड़ा तो है नहीं, लेकिन इस देश में संविधान ने हमें यहाँ रहने का हक दिया है। हमें NRC के ज़रिए हमारे सर्टिफिकेट चेक करके हमको जो है डिटेंशन सेंटर में भेज देने की तैयारी की जाए। हमें एक तरफ हमारा रिलीजन कहता है कि भाई जो है तुमको जो है अपनी बेटी की शादी उस वक्त कर देना है जब बेटी जवान हो जाए, उसका रिश्ता मिल जाए। नहीं करोगे तो तुमको पाप मिलेगा, गुनाह मिलेगा। और हमारी सरकार कहती है कि नहीं, 21 साल के पहले लड़की की शादी नहीं कर सकते। 18 साल की उम्र का आदमी सरकार बना सकता है। 18 साल की उम्र में लिविंग रिलेशन में लड़के लड़कियां एक साथ रहें जा करके, और उसमें जो भी हराम खोरी चाहे करें, चाहे बच्चे पैदा कर दें, वो चलेगा। लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं तो मैं समझता हूँ ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में अमेंडमेंट करके ऐसी चीज़ें लाई जा रही हैं जिससे धर्म के ऊपर एक हमला हो रहा है। तो मेरे जैसे आदमियों को निकलना पड़ा कि भाई मैं निकलूँ, जनता से बोलूँ कि इस देश का संविधान खतरे में आ चुका है। संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आज देख लीजिए आप, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने रिजर्वेशन दिया था। रिजर्वेशन कहाँ पे है? सरकारी कंपनियों में, प्राइवेट में तो नहीं मिलता रिजर्वेशन। उन सरकारी कंपनियों को बेच दिया जा रहा है, रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है, एयर इंडिया बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिया जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग का सौदा हो रहा है, देश कर्ज में डूबता जा रहा है। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि देश के एक एक लोगों को इस पर चिंता जाहिर करना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा आपने अभी बजट अधिवेशन में उठाया था। क्या बात है कि हर चुनाव के समय ही मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया जाता है, फिर 2-2.5 साल या 5 साल उसको डब्बे में बंद कर दिया जाता है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर सेशन में मुस्लिम, आप अगर देखेंगे तो जब से ये जो है नोटिफिकेशन आया था जुलाई 2014 में, उसके बाद जितना सेशन हुआ है, किसी एक सेशन में भी शायद ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं उठाया गया। हमें मालूम है कि हमारी आवाज़ जो है दबा दी जा रही है। देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। अब आप देख लीजिए कि जब नोटिफिकेशन निकला था उसमें 5% मुसलमानों का रिजर्वेशन, 16% मराठा समाज का रिजर्वेशन। कोर्ट में लोग गए तो कोर्ट ने क्या कहा कि 16% जो रिजर्वेशन मराठा समाज का, और रिजेक्ट कर दिया।
मुस्लिम समाज का 5% रिजर्वेशन उन्होंने लागू कर दिया कि एजुकेशन में तुरंत मिलना चाहिए। 16% रिजर्वेशन के लिए सरकार में बैठे सारे मंत्री, सारे लोगों ने बहुत कोशिश की, हमने भी कोशिश की, हम जो सपोर्टर उसके हैं। 10% रिजर्वेशन ला दिया गया, लेकिन जिसको कोर्ट ने मान्यता दी, ये कह रहे फडणवीस साहब कि धर्म के नाम पर नहीं मिलता। कौन मांग रहा है धर्म के नाम पर? सरकार को ये ऐसा तो नहीं है कि फुटपाथ पे खड़ी है, सरकार के पास लीगल डिपार्टमेंट है। और हाई कोर्ट ने जब कहा तो धर्म के नाम पे थोड़ी कहा। हाई कोर्ट ने कहा जो मुस्लिम समाज के लोग जो एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनकी जातियाँ लिखी हुई इसके अंदर, इनको मिलना चाहिए। नहीं दे रहे हैं तो मैंने फाड़ दिया वो जो था नोटिफिकेशन। क्या फ़ायदा, रद्दी टोकरी में डाल दिया। तो ये हो रहा है, देश में इक्वलिटी नहीं है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मुस्लिम समाज एकत्र नहीं है, मुस्लिम समाज के नेता एकत्र नहीं है, सड़कों पर उतरने से डरते हैं, या भाजपा की केंद्र या राज्य में आने वाली सरकारों के दबाव से डर रहे हैं। इसलिए इस कारण जिस तरह मराठा समाज सड़कों पर उतरा है, एक नगर पंचायत समिति का सदस्य बाहर निकलकर मराठा समाज का नेतृत्व कर रहा है, जरांगे पाटिल। आप मुस्लिम समाज में इतने वयोवृद्ध नेता है सब पार्टियों में, लेकिन आप कभी मुस्लिम समाज के आरक्षण के लिए सड़कों पर नहीं उतरे? नहीं, देखिए, लोग औरंगाबाद से मुंबई तक पैदल आए, मालेगांव से मुंबई तक पैदल आए, लोगों ने निकाला। लेकिन हम जिस तरह से मराठा समाज के लोगों ने आंदोलन किया, हम करेंगे तो कई 100 लड़के मार दिए जाएंगे और जेल भेज दिए जाएंगे। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। हमें एक परमिशन चाहिए, एक उसका पब्लिक मीटिंग का। आज तक मुझे कोई भी डायरेक्ट परमिशन नहीं मिला। करना है कुछ ना तो जब आज़ाद मैदान में करो। और ये लोग खुलेआम, अभी देखिए, नारायण नाले का बेटा नीतीश राणे मेरे एरिया में आकर के कहता है, महिलाओं तुम लोग लिपस्टिक लगाना बंद करो, तुम जो है तलवार उठाओ हाथों में। कोई केस नहीं हो रहा है उसके ऊपर। और हमारे यहाँ एक मौलाना ने कुछ भाषण कर दिया जाके गुजरात में, उसको पकड़ा गया, जमानत हुई, फिर निकला, फिर जमानत हुई, फिर निकला, फिर जमानत, फिर उसके बाद दूसरे केस में डाल दिया, निकल नहीं रहा बाहर। तो मतलब यहाँ दो तरह कानून, यही तो मैं कह रहा हूँ, संविधान सबको एकता देता है, सबको सुरक्षा देता है, लेकिन ये सरकार जो है मुस्लिम हिंदू के नाम पर देश को बांट रही है। विदर्भ में क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी मैं खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत नहीं है, कमज़ोर है। 2 ही सीट पर हम लोग चुन कर आए हुए हैं। हमारा संगठन मजबूत नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं संगठन मजबूत हो। बट हम यूपी में बड़ी पार्टी हैं, लेकिन अभी हम महाराष्ट्र में कोशिश करते हैं। क्या होता है ना कि लोग सत्ता के लालच में, आज वो कार्यकर्ता नहीं है जो आइडियोलॉजी पर जुड़ा हुआ हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब नेता थे, कभी जीत कर नहीं आए, लेकिन लड़ते रहे। और गांधी जी कभी कोई पोस्ट नहीं लिया, लड़ते रहे। इसी तरह से डॉक्टर लोहिया साहब, तो वो जो है एक बार इलेक्शन जीते और दोबारा जीते थे, बाई इलेक्शन दगार उनका हो गया। लेकिन आजकल के लोग जो है सिर्फ मुझे बीजेपी में टिकट मिल जाए, मुझे समाजवादी मिल जाए, कांग्रेस से मिल जाए, मुझे एनसीपी में मिल जाए, कहीं से मिल जाए, बड़ी आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, मैं धंधा कर रहा हूँ। तो कार्यकर्ता ऐसे ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। आइडियोलॉजी पे काम होना चाहिए। पॉलिटिक्स बिजनेस की जगह नहीं है, पॉलिटिक्स देश को सुधारने की जगह है। 2019 में आपने महाराष्ट्र लोकसभा की हद तक के बहुजन समाज पार्टी के साथ आपकी पार्टी ने गठबंधन किया था। आप 3 या 4 सीटों पर लड़े थे, पहले 3 था, बाद में 4 डिक्लेयर हुई थी। 44 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी। इस बार कांग्रेस ने सबसे पहले इंडिया कोलिजन में यूपी में सीटों का बंटवारा कर लिया है, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने। क्या महाराष्ट्र में भी आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा या इंडिया के साथ आप शामिल रहोगे समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के? देखिए, ऐसा है ना कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी भी हमको गिन नहीं रही है, सीधी बात ये है। आप बहुत खुले मन से स्वीकार कर रहे हो समाजवादी पार्टी की असलियत? मैं खुले मन से बोल रहा हूँ, मुझे कोई राजनीति में तो सच्चाई बोलता हूँ। क्योंकि ऐसा है ना कि पार्लियामेंट की सीट नहीं देंगे, बात नहीं करेंगे, और हमारी पार्टी कहती है कि आप महाराष्ट्र में जो ठीक लगे कर लो आप। लेकिन हमें संविधान बचाना है, हमें उन्हीं को वोट देना है, उन्हीं को वोट देना चाहिए। मैं देश में एक लोगों से यही कहूँगा, सिर्फ उनको वोट देना जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून को 100% मानते हो, जो गांधी जी के उसूलों पर चलने वाले लोग, गांधी जी के कातिल की बात करने वाले को वोट मत देना। मुझे क्या सीट मिलेगी क्या नहीं मिलेगी जाने दीजिए। आप स्पष्ट तौर पर ये कहना चाह रहे हो कि महाराष्ट्र में आपको सीट मिले नहीं मिले, शेयरिंग में कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन इंडिया गठबंधन को ही आप मुस्लिमों ने वोट देना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं गठबंधन कोई भी हो, लेकिन मुस्लिम उसी को वोट देना चाहिए। मुस्लिम नहीं बल्कि तमाम हिंदू, मुस्लिम क्यों, तमाम लोग, उनको वोट देना चाहिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून को मानते हों, जो उनकी आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हों, उन्हीं को वोट देना चाहिए।
आपने एक नारा दिया था कि बड़े शैतान की मुगालबित आप छोटे शैतान के साथ हो। बड़े शैतान से आपका संबंध क्या था और छोटे शैतान से क्या संबंध था? अब जाने दीजिए, बातें ऐसा है ना कि एक तरफ समुंदर है, एक तरफ जो है तालाब है। अब समुंदर में डूबने से अच्छा तालाब में कोई चले आए, इसीलिए तो हम कभी कोई अलायंस कर लिया करते हैं, लेकिन कोई बात सुनता नहीं है। हम अनटचेबल हो गए हैं, चाहे कोई भी हो। मैं पूछूं, कांग्रेस की सरकार थी तो रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया आपने? आप सेकुलर है ना, हमारा साथ चाहते हैं ना, हम आपको साथ देना चाहते थे, लेकिन आपने 5% रिजर्वेशन नहीं दिया। आप ही ने लाया था वो नोटिफिकेशन, हमने तो नहीं लाया था, आपकी सरकार थी, अपने। अब आप कह रहे हैं मिलना चाहिए, तो मतलब ये क्या होता है? मैंने आपका हाउस का इंटरव्यू देखा था, आपने रिजर्वेशन भी बताया था। हाँ। और आपने कहा था कि शायद ये मुद्दे पे कांग्रेस से कुछ मुस्लिम नगर से मुस्लिम विधायक इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्या कांग्रेस छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो आपको लगता है कि मुसलमानों की इस हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? नहीं, 100%, 101% जिम्मेदार है। 92 के पहले तक हमारे बाप दादाओं ने एक एक वोट कांग्रेस को दिया, एक एक वोट। लेकिन 92 के बाद बम्बई में दंगे हुए, किसकी सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी। बम ब्लास्ट हुआ, किसकी सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी। बेगुनाहों को पकड़ा गया, सजाएं दी गई, गुनहगार को फांसी दीजिए ना। लेकिन आज भी 20-20 साल से बेगुनाह पड़े। अभी एक टुंडा है, मुंडा कुछ नाम है, अभी आज कितने साल के बाद 92 में पकड़ा गया था, कुछ बम ब्लास्ट का आरोपी था। अभी मैं न्यूज़ में पढ़ा 21 साल जेल में रहने के बाद, 35 साल शायद, 21 साल जेल रहने के बाद छूटा है अभी बेगुनाह। 21 साल बेगुनाह, किसकी सरकार थी? जितने फसादात हुए किसकी सरकार में हुआ? मैं एक तरफ तो मैं सही बात है कि भाई सेकुलर पार्टियां ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं जाऊँ किधर? मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ कि 92 के दंगे का जो श्री कृष्णा कमीशन बना था, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? आज तक नहीं कर रहे हैं। कोई क्या करें? अभी बीच बाजार में फंसे हुए हैं। आपको राजनीति में इतने साल हुए हैं, आप 2 बार एमएलए बने हैं, राज्यसभा सदस्य 3 बार एमएलए बने हैं, राज्यसभा सदस्य बने, आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है, पार्टी भी लीड की। फिर ऐसा क्या कारण और क्या जादू है कि लोग मोदी के साथ जा रहे हैं? क्या लगता है? धर्म, पार्टी से बाहर निकल के धर्म लोग जा रहे हैं। वो तो कुछ लालच में, कुछ डर में जा रहे हैं, दूसरे धर्म के चक्कर में। बहुत लोग जो है कि भाई मोदी जी ने जो 500 साल पुरानी बातें अयोध्या की वो पूरी कर दिया। मोदी जी ने जो है मुसलमानों को बिल्कुल एकदम दीवार से लगा दिया। वो जो वादा किया था उन्होंने पहले से, आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन चीज़ों को लागू कर रहे हैं। तो जो लोग इस देश में सांप्रदायिक उसके हैं, वो जा रहे हैं उनके साथ में। AIMIM के बारे में आपका क्या सोचना है? वोट कटवा पार्टी है? 100% पार्टी, बिल्कुल। अगर हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीत रही थी, 3 करोड़ वोट मिला था। इसी तरह की छोटी छोटी पार्टियां जो इलेक्शन लड़ी ना, जो जीतने वाले नहीं थे, तालियां बजा रहे थे वो लोग हमारे हारने के बाद, सिर्फ 3.5 लाख और मिला होता ना तो समाजवादी पार्टी की सरकार वहाँ बन गई होती। हम 3 लाख वोट ले रहे हैं, कोई 500 वोट ले रहा है, कोई 1000 वोट ले रहा है, और हम हार जा रहे हैं। तो ये देखना चाहिए ना कि कहाँ हम जीत रहे हैं वहाँ लड़िए आप, जहाँ नहीं जीत रहे वहाँ क्यों लड़ते हैं आप? एक बात अभी इन दिनों बड़ी चर्चा में है नेशनल मीडिया में, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब युद्ध छिड़ चुका है लोकसभा चुनाव का, अपना हेडक्वार्टर छोड़कर यात्रा में लगे हैं। ये किस बात का सूचक और संकेत है? जब सेनापति को हेडक्वार्टर में होना चाहिए, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, जब उनको पूरे देश में अलग अलग राज्यों की योजना बनानी चाहिए, अपने उम्मीदवार तय किए जाने चाहिए, जब वो यात्रा पर निकल पड़े हैं, 15 या 16 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है। ये किस बात का संकेत और सूचक है? अब क्या चुनाव के पहले हार मान चुकी है कांग्रेस? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना जो है रास्ता बना रहे हैं, अपनी टीम उन्होंने बैठाया होगा। उनके अध्यक्ष तो वो नहीं, अध्यक्ष तो दूसरे अध्यक्ष मणिपुर में यात्रा करके क्या वो रास्ता बना रहे हैं? लाखों लोग उनके पीछे जो आ रहे हैं ना, उनको लगता है कि वोट बैंक में टर्न होंगे ये लोग, और अपने पिछली भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो वोट बैंक में टर्न नहीं हुई है उनकी कोशिश। नहीं, तो ये क्या मैदान छोड़ने का एक सूचक है कि जहाँ जब युद्ध मैदान पर होने चाहिए सेनापति को, जैसे आप ही चुनाव के समय आप निकले हो, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हो, अपना संगठन मजबूत कर रहे हो, जितनी भी आपकी पार्टी की ताकत है उसको एकजुट कर रहे हो, वो छोड़कर वो मणिपुर में घूम रहे हैं, हिमाचल में घूम रहे हैं, तो ये किस बात का सूचक है? उनका ये सोचना है कि मेरे घूमने से मेरा वोट बैंक बढ़ेगा, इसे सूचित कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये थे अबू आज़मी। जल्दबाजी में है इसलिए हम बहुत सुकून से इनसे बात नहीं कर सके, लेकिन अबू आज़मी साहब ने बताया कि समाजवादी पार्टी की स्थिति महाराष्ट्र में पहले जैसी मजबूत नहीं है, और महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने उन्हें आदेश दिया है कि आप महाराष्ट्र में जो भी करना चाहते हो अपने स्तर पर करो। हमने आज़मी साहब से स्पष्ट रूप से बात की, खुले तौर पर बात की। ये थी मंडल न्यूज़। आज़मी साहब आपका धन्यवाद। शुक्रिया सर।